एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें पूरा नेपाल जल उठा। ऐसा भयानक क्राइसिस नेपाल ने अपने इतिहास में पहले कभी नहीं देखा था। पुलिस ने ओवर फायर करके 19 लोगों को मार दिया। एक 12 साल का बच्चा मारा गया। 400 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। जेन जी ने वहां की सरकार को गिरा दिया। फाइनेंस मिनिस्टर को रोड पे दौड़ा दौड़ा के जूतों से मारा गया। पॉलिटिकल नेताओं के घर को जला दिया गया। यहाँ तक कि पार्लियामेंट को जला दिया। दोस्तों 8 सितंबर 2025 नेपाल की राजधानी काठमांडू में 1000+ लोगों की एक भयानक भीड़ जमा हो गई प्रोटेस्ट करने के लिए। क्योंकि वहां की सरकार ने फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर जैसे 26 बड़े सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया एक्सेप्ट टिकटॉक। Young people have been taking to the streets to rally against a government social media ban that saw the likes of Insta, X and TikTok taken away. नेपाल की पब्लिक और प्रोटेस्टर का कहना है कि सरकार ने सोशल मीडिया ऐप को अपने कंट्रोल में करने के लिए इस पे बैन लगाया है ताकि कोई उनके खिलाफ आवाज न उठा सके और जनता की आवाज को दबाया जा सके। Social media banned by the government, extremely it is against our freedom of speech and they want to control us just like a dictator. I don't know what to expect from these politicians. I am just fed up just like the others. So we are against this movement and to bring a new Nepal for our good and youth people. क्योंकि पब्लिक ने वहां की मंत्रियों और नेताओं की पूरी तरीके से वाट लगा रखी थी। सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे जो सरकार के करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रहे थे। इन मंत्रियों के बच्चे नेको किड्स के लग्जरी लाइफ स्टाइल को एक्सपोज किया जा रहा था। इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा रीजन बना है करप्शन का, क्योंकि नेपाल में करप्शन इतना ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। नेपाल में चाइना की मदद से जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा था उसमें 1400 करोड़ का घोटाला हो गया। गृहबंधु में 14,000 करोड़, ओरिएंटल में 13,000 करोड़, कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट में 70,000 करोड़, ललिता निवास में घोटाला हुआ, पतंजलि से प्लांट विवाद कर लिया गया, टी प्लांट को कमर्शियलाइजेशन के लिए बेच दिया। मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीछे है नेपाल का। सोचिए इतना ज्यादा करप्शन है नेपाल में। और महंगाई तो इतना ज्यादा है नेपाल में कि जो वहाँ के बच्चे जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे थे, जो BA BSc कर रहे थे, उनको अपनी फीस भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा था। सारे जॉबलेस हो गए। और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इस तरीके से मार रही है नेपाल की जनता को कि वो लोग पैसों के लिए रसिया यूक्रेन वॉर लड़ने को चले गए। जी हाँ, फरवरी 2024 तक लगभग 15,000 से ज्यादा लोग रसियन मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके थे। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। वहां रसिया इनको 15-20 दिनों की ट्रेनिंग देता था और डायरेक्ट बॉर्डर पे फ्रंट लाइन पे लड़ने को भेज दिया जाता था, जहां वो शहीद हो जाते थे। इनके परिवार वाले बिखर जाते थे जिनको देखने के लिए कोई नहीं बचता। सोचिए बेरोजगारी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से इन मासूमों को इनकी जान गंवानी पड़ गई। लेकिन फिर भी वहां की सरकार ने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इस सिचुएशन में अगर वहां की सरकार, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली अगर जनता के प्रति थोड़ी इम्पैथी दिखाते, थोड़ी हमदर्दी दिखाते तो शायद सिचुएशन इतनी खराब नहीं होती। लेकिन हुआ इसका उल्टा। नेपाल के पॉलिटिशियन के बच्चे अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया पे शो ऑफ करने लगे। एकातिर नेपाली नेताका छोराछोरी र नातिनातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्सन देखियो। और जब पब्लिक ने इन सब चीजों को देखा तो वो अपनी आवाज सोशल मीडिया के जरिए उठाने लगे। #NepoKids और #NepoBaby ट्रेंड करने लगा। जब सोशल मीडिया पे बैन लगा तो टिकटॉक से ऐसे वीडियो को फ्लड कर दिया गया। इसमें बस सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया गया कि आम नेपाली लोगों की जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम और इन पॉलिटिशियन के बच्चों का लग्जरी लाइफस्टाइल, जो डिजाइनर्स क्लॉथ में घूमते, लग्जरी गाड़ियां शो ऑफ करते। 8 सितंबर को होने वाले इस प्रोटेस्ट में एक पोस्टर में लिखा था कि इन पॉलिटिशियन के बच्चे
विदेश से गुची के बैग लेके लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में कॉफिन्स में लौटते हैं। ये बात साफ साफ रसिया और यूक्रेन वॉर में मारे जाने वाले नेपाली की ओर इशारा कर रहा था। सरप्राइजिंग बात तो ये है कि वहाँ बस 3 लोग ही मिलकर आपस में सरकार बना लेते थे। 2018 में केपी शर्मा ओली, 2021 में पुष्प कमल दहा, 2022 में शेर बहादुर देउवा और फिर 2024 में केपी शर्मा ओली बन गए। ये सब देख के जनता शौक हो रही थी। कुछ समझ ही नहीं आता था उनको कि कब किसकी सरकार बन जाए, कब कौन किससे गठबंधन करके अपना सरकार बना ले। ऊपर से करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और फिर सोशल मीडिया बैन और क्या तो इन मंत्रियों के बच्चों का लग्जरी लाइफ स्टाइल। ये सब देख के जनता एकदम पागल हो चुकी थी, पूरा एकदम परेशान हो चुकी थी कि यार हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है और इनके बच्चे इस तरह से जी रहे हैं। फिर क्या था, टिकटॉक चाइनीज ऐप जो बैन नहीं किया गया था क्योंकि इसने नेपाली गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी को पूरा किया था। तो टिकटॉक पे ही जनता ने रील शेयर कर करके प्लानिंग बनाना शुरू किया कि हम इस दिन नेपाल में स्ट्राइक करेंगे। फिर वो दिन आया 8 सितंबर 2025 जिस दिन नेपाल के लोगों ने, इन युवाओं ने, इस जेन जी ने मिलकर प्रोटेस्ट कर दिया। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था सूडान गुरु के हामी नेपाल नाम का एनजीओ जो भूकंप के टाइम पे भी मदद किया था। इस प्रोटेस्टर का कहना था कि आप करप्शन को बैन करो, सोशल मीडिया को नहीं। Corruption! We are fighting against corruption. This is the motto of our protest. Fighting against corruption. All the Nepalese citizens are fed up of corruption. Every youth are going outside the country, so we want to protect our youth and make the country's economy better. For that, we need a new youth, new power, and new politicians who are well educated to move the country forward. This came after a Nepo Kid campaign put the spotlight on the lavish lifestyles of the children of politicians. But the problems run deeper. Youth unemployment is high across Nepal and claims of government corruption are rife. क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ रील देखने की चीज थोड़ी ना है, इस पे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, बहुत सारे मीटिंग होती है, बिजनेस चलता है, मार्केटिंग होती है और विदेश में रहने वाले नेपाली जो नॉर्मल नंबर से बात नहीं हो पाती वो व्हाट्सएप के जरिए बात करते थे, तो उन सब चीजों में प्रॉब्लम्स आने लगी। ऑनलाइन क्लास चलती थी वो भी नहीं हो पाता। इन सबसे परेशान होकर इन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। ये प्रोटेस्ट माइती घर मंडल से पार्लियामेंट की ओर मार्च कर रहा था। प्रोटेस्ट पूरी तरीके से बिल्कुल नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस को तैनात किया जाता है और पुलिस वाटर कैनल, टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करती है इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच वायलेंट देखने को मिलता है। कुछ प्रोटेस्टर पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस जाते हैं। फिर पुलिस जो यहाँ पे करती है वो देख पूरा देश अचंभित रह जाता है। पुलिस डायरेक्ट रियल बुलेट्स का इस्तेमाल करके ओपन फायर करना शुरू कर देती है, जिसमें 19 प्रोटेस्टर मारे जाते हैं। 400 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। मरने वालों में एक 12 साल का बच्चा भी होता है। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट और पुलिस का इस तरह का तानाशाही देख कोई भी चुप नहीं बैठ सकता। तो जैसे ही ये खबर जनता में फैलती है और ज्यादा प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट करने के लिए शामिल हो जाते हैं जो पहले से शामिल नहीं थे। पुलिस का ऐसा रवैया देखकर प्रोटेस्टर गुस्से से और आग बबूले हो जाते हैं। गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए दोपहर 3:30 बजे के आसपास कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। प्रोटेस्टर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों में जाके आग लगा देते हैं।
इस आग की लपेट में पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ की भी डेथ हो जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर को तो रोड पे दौड़ा दौड़ा के जूतों से मारा जाता है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट को जला दिया, कई सारे बिल्डिंग्स जला दिए। नेताएं अपनी जान बचाकर हेलीकॉप्टर से जैसे तैसे लटक लटक के भाग रहे थे। तो अंत में जाके सरकार को इन प्रोटेस्टर के आगे झुकना पड़ता है। पहले होम मिनिस्टर ने मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा दे दिया और सोशल मीडिया ऐप पे लगे बैन को हटा दिया गया। 9 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी इस्तीफा दे देते हैं। Under pressure, the government lifted the ban and the Prime Minister has now resigned. They had said after an emergency meeting on Monday that they made decisions to address the demands of Gen Z. दोस्तों, नेपाल का ये प्रोटेस्ट एक लाइव एग्जाम्पल है कि क्या होता है जब जनता की आवाज को, आज के इन युवाओं की आवाज को दबाने की, पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाती है। तो जब करप्शन, बेरोजगारी और नेपोटिज्म जैसे मुद्दों को इग्नोर किया जाता है, दुनिया की सभी सरकारों के लिए यह एक लेसन है कि कभी भी जनता को इतना मत सताओ, इतना मत इग्नोर करो कि हालात इस कदर बिगड़ जाए। और जब हालात इस कदर बिगड़ जाती है तो उससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने मेरा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जरूर ज्वाइन कीजिए। और अभी के लिए आप मेरा पिछला वीडियो यहाँ ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको इतना सारा बहुत बहुत धन्यवाद।